ठीक है, अब ये कह रहा है आपको कि z रेज पावर 4 इक्वल टू z माइनस 1 रेज पावर 4, देन फाइंड सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ z सैटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। तो देखिए जो भी z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा उसके लिए लेफ्ट साइड का मॉडुलस राइट साइड के मॉडुलस के बराबर, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब दोनों का मॉडुलस सेम हो, आर्गुमेंट सेम, है ना। तो जो आप चाहें वो इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे मॉड z रेज टू द पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 रेज टू द पावर 4, क्योंकि जो भी z इसको सेटिस्फाई करता होगा उसके रखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का मॉड आएगा वही राइट साइड के मॉड के बराबर होनी चाहिए। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो z रेज पावर 4 का मॉड z रेज पावर 4 के बराबर है ना। z माइनस 1 रेज पावर 4 का मतलब z माइनस 1 z माइनस 1 z माइनस 1 4 टाइम्स उन सब के प्रोडक्ट का मॉड एक मॉड का पावर 4 कर दीजिए। इसका मतलब मॉड z मस्ट बी इक्वल टू मॉड z माइनस 1 फॉर ऑल सच z सैटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। अब देखिए अब इसको प्लॉट करें। सर ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। फिर रिपीट कर दूं। देखिए ये क्वेश्चन ये था कि इफ z रेज पावर 4 is equal to z minus 1 raised to the power 4, then find sum of real parts of all values of z satisfying given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन मतलब यही z रेज पावर 4 इक्वल टू z माइनस 1 रेज टू द पावर 4। यहाँ z के जगह पर x भी दिया होता तब भी हो सकता है इसका रूट कॉम्प्लेक्स हो। जैसे प्योरली रियल है तब तो रियल ही आ जाएगा, है ना। जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स है तो दोनों पार्ट होता होगा। इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट विल बी 0। इसीलिए कोई ये नहीं होना चाहिए कि z दिया है कि x दिया है ना। तो x रेज पावर 4 इक्वल टू x माइनस 1 रेज पावर 4 भी दिया होता तब भी ये नहीं मानते कि x है तो इसका तो रियल ही रूट होगा। उस इक्वेशन का नॉन रियल रूट भी हो सकता है। तो z रेज पावर 4 इक्वल टू z माइनस 1 रेज टू द पावर 4 है। तो इसका मतलब जो भी z इसको सेटिस्फाई करता होगा उसको रखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस है वही राइट साइड के मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। जो लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्गुमेंट है वो राइट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बराबर होना चाहिए। क्यों? तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो उसका रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल या मॉडुलस इक्वल और आर्गुमेंट इक्वल। क्योंकि दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मालूम हो तब भी प्लॉट किया जा सकता है, मॉडुलस और आर्गुमेंट मालूम हो तब भी प्लॉट किया जा सकता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब यूनिक होता है। तो इसीलिए दोनों का मॉड मैंने इक्वल कर दिया, जो भी z इसको सेटिस्फाई करता होगा उसके लिए, मतलब जो इसका रूट है उसके लिए। आप समझ गए? यस सर। तो देखिए मॉड z इक्वल टू मॉड z माइनस 1। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। देखिए ओरिजिन और एक पॉइंट ले लीजिए 1,0। इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट इन दोनों एंड से इक्विडिस्टेंट होगा, यही अभी हमने सीखा है। तो ओरिजिन और पी को ज्वाइन करने वाले रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे z माइनस 0। 1,0 और पी से को ज्वाइन करने से जो रे जनरेट होता है उस रे से को जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो है z माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब OP लेंथ इज मॉडुलस ऑफ z, और इसको a मैं कह दूं तो AP लेंथ इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। ये अपना समझ गए। और इसका मतलब यही OP इक्वल टू AP, OP इक्वल टू AP। ठीक है, तो OP इक्वल टू AP है, इसका मतलब यही आपका रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। अब देखिए OP इक्वल टू AP, यही कंडीशन था। इसका मतलब जो Z आपका है वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा।
और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसका मतलब कि इस पर जो भी जेड प्लॉट होगा उसका रियल पार्ट क्या रहा होगा, हाफ, चाहे इमेजिनरी पार्ट जो भी हो जाए, है ना, क्योंकि 0,0 और 1,0 का मिड पॉइंट है 0.5, तो रियल पार्ट ऑफ ऑल सच जेड विल बी हाफ। ठीक है, तो जो भी इस इक्वेशन का रूट है, जो जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, उन सब का रियल पार्ट हाफ है। तो अब सवाल ये है कि इस इक्वेशन का रूट है कितना, जेड रेज पावर 4 इक्वल टू जेड माइनस 1 रेज टू द पावर 4 का नंबर ऑफ रूट्स कितना है। जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतना ही रूट होता है ना। तो इस इक्वेशन का कितना रूट होगा, नंबर, हाँ है ना, 4 नहीं है 3 है, जेड रेज पावर 4 दिख रहा है, लेकिन जेड माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी जेड रेज पावर 4 आएगा। जेड 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 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जेड रेज पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 ओनली। देखने में 4 लग रहा है, गिवन इक्वेशन इज 3। क्यों, तो जेड रेज पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ जेड विल बी 3। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो देयरफॉर सम ऑफ रियल पार्ट्स विल बी 3 टाइम्स ऑफ 1/2। 3/2, यस सर। आ गया। तो एक झटका ये था लास्ट में कि नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया, एक तो इस कॉन्सेप्ट का यूज और दूसरा ये नंबर ऑफ रूट्स पता करना। ये दो काम था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही देखिए, कहता है आपको कि इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज 1 देन फाइंड locus of omega equal to z minus 1 और अपॉन z plus 1। तो देखिए ओमेगा का लोकस कह रहा है लिखने के लिए और मॉडुलस जेड का दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि एक क्रॉस कर लीजिए, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू कह सकते हैं जेड माइनस 1। अब हमें जेड निकालना है। ठीक, ओमेगा जेड माइनस ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 1, जेड को एक साइड ले, तो जेड टाइम्स ओमेगा माइनस 1 इज माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1 आ गया। तो जेड हो गया आपका माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1 और अपॉन ओमेगा माइनस 1। अब जो कंडीशन गिवन है मॉड जेड इज 1, तो दोनों साइड मॉड ले लीजिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का मॉडुलस भी इक्वल होता होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1 और अपॉन ओमेगा माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ जेड तो 1 दे दिया है। This implies 1 equal to modulus of omega plus 1 और अपॉन modulus of omega minus 1। क्यों, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का मॉडुलस न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस होता है और माइनस 1 का मॉडुलस 1। तो दिस implies mod of omega minus 1 is equal to mod of omega plus 1। अब देखिए ओमेगा का लोकस क्या है, दो पॉइंट आपको लेना है, -1,0 और 1,1,0। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस से ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इस पर कोई पॉइंट ले ले जिसका कॉम्प्लेक्स सफिक्स ओमेगा है, तो -1,0 और ओमेगा को ज्वाइन करने वाले रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे ओमेगा प्लस 1। यस सर। और ये है ओमेगा माइनस 1, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। तो AP लेंथ इज मॉड ऑफ ओमेगा प्लस 1 और BP लेंथ इज मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 1। ठीक है, और दोनों की लेंथ बराबर है, ये आ गया। इसका मतलब ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही सिचुएशन रहा होगा। तो देयरफॉर ओमेगा लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस।
ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो लोकस का मतलब ये है कि ओमेगा कहाँ पर लाई करता है ये पता करना है। तो ओमेगा लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पर इसका आता पता है। इसी को कहते हैं, जैसे ये इमेजिनरी एक्सिस नहीं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसका इक्वेशन हो जाता है x इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यस सर। कॉम्प्लेक्स की भाषा में इसका जवाब क्या देंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इज 0, रियल पार्ट ऑफ z इज 0, मतलब REZ इज 0, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 0 और y एक्सिस इक्वल टू 0। इसलिए x एक्सिस पर जाने के लिए ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी 0, और y एक्सिस तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से ही मूवमेंट शुरू करते हैं, तो राइट या लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। और यही कॉम्प्लेक्स में जवाब देना होगा तो इस x एक्सिस को कहेंगे रियल एक्सिस, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी 0, और y एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। बस इतना सा चेंज करना। जिसको x इक्वल टू 0 कहा करते थे उसको अब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 कहेंगे, और जिसको y इक्वल टू 0 कहते थे उसको अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो ये अपना है इसका लोकस, है ना। सर ठीक है, लिख लिए इसको। सर एक डाउट था, एक मिनट। बोलिए। सर यहाँ पे जैसे हमें ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा में एक्सप्रेशन दिया, पर हम इस एक्सप्रेशन को जेड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ना क्योंकि हमें मॉड जेड की वैल्यू दी है। उसका यूज करना है, मॉड जेड इक्वल टू 1 का यूज करना है, इसलिए। अगर यहाँ पे मॉड करते तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर अगर यहीं पे कुछ कर देते तो। हाँ, यहीं से करते तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि मॉड जेड तो कुछ भी हो सकता है। मॉड जेड 1 है, EI थीटा होगा, फिर EI थीटा लेकर ओमेगा निकालते, फिर तब आता। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो दिया हुआ है डेटा उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। ठीक, देखिए अब अगला जो आपका नेक्स्ट है कि इफ मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r, ये ऐसा दे दे, इसका मतलब देन locus of z is a circle having center at z0 and radius hr। ठीक है, कि ये एक सर्कल है, जेड एक सर्कल पर लाई करता है। कैसा सर्कल? तो जिसका सेंटर z0 पर है और रेडियस इसका r। ये क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए, जैसे एक सर्कल ले लीजिए, इसका सेंटर z0 पर है, इसके सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट ले लें p, इसका कॉम्प्लेक्स एफिक्स z है, तो CP एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा उसे कहेंगे आप z माइनस z0, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट इज वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। तो एग्जैक्टली उसी तरह से आप दोनों एंड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स एफिक्स मालूम हो तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा उसे लिख सकते हैं। अब CP एरो की लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर r, है ना, और CP एरो के लेंथ को कहेंगे मॉड ऑफ z माइनस z0, दिस इज r। तो मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r। ये एक सर्कल है, इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट z0 एंड रेडियस एट r। तो जैसे ही इस तरह का कहीं आ जाए तो फटाफट इंटरप्रेट करते हैं कि ये सर्कल दिया हुआ है, सीधी बात है ना। कैसा सर्कल? तो जिसका सेंटर z0 पर है और रेडियस r। ठीक है, और इस पर बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे आपको दे दिया कि इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू 3, है ना। जैसे मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r दे दिया तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करेगा, और जब मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 लेस देन और इक्वल टू r दे दे तो इसका मतलब ऑन और इनसाइड द सर्कल,
मॉड ऑफ जेड माइनस Yes. जेड नॉट मोर देन आर दे दे, इसका मतलब आउटसाइड द, ठीक है। जेड नॉट का जेड से डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो सरकमफेरेंस पर लाई करेगा। किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाए तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, और जब किसी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाए तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। यही है सिंपल सा पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन पता करने का तरीका किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में। कहता है इफ मॉड ऑफ जेड माइनस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आपसे कहता है कि देन फाइंड जेड हैविंग फर्स्ट लीस्ट मॉडुलस, ठीक है, ग्रेटेस्ट मॉडुलस, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ठीक है, लीस्ट मॉडुलस, ग्रेटेस्ट मॉडुलस, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, ये इतना निकालना है। तो पहले सर्कल को प्लॉट कर लीजिए, किस तरह का सर्कल है। ठीक है, कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0,5 पर और रेडियस इसका 3 है। ये आपका 0,5 से सेंटर है और रेडियस इसका 3 है। ठीक है, आपका जेड इस रीजन में है ऑन और इनसाइड द सर्कल, whose center is 0,5 and radius is 3। तो हम देखिए रेडियस 3 है, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं 0,8 3 यूनिट ऊपर, और फिर 3 यूनिट नीचे आ जाए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2, ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो आप यही टेक्निक अपनाएंगे। सर्कल का सेंटर पकड़िए, क्योंकि सर्कल में सेंटर इज फिक्स्ड पॉइंट, तो पॉइंट पहले बाहर है तो सीधा सेंटर से डिस्टेंस निकालिए और इसमें रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, रेडियस ऐड कर दीजिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ऐसे ही वाले अंदर है पॉइंट तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपको क्या करना है कि पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालिए, इसमें रेडियस ऐड कर दीजिए, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, और रेडियस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हालत में आप सेंटर से डिस्टेंस निकालकर और फिर रेडियस के साथ उसकी डीलिंग करके मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मिनिमम निकालना है तो डिस्टेंस जब ज्यादा है सेंटर और पॉइंट के बीच का तो रेडियस माइनस कर दीजिए, या कम है तो इसका मतलब अंदर है वो पॉइंट, रेडियस में से उसको माइनस कर दीजिए तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, और रेडियस ऐड कर देंगे उसमें तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। ये है किसी पॉइंट को पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का तरीका। तो अब देखिए अब ये लीस्ट मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पॉइंट ए से जो रिप्रेजेंट होता होगा वही है, क्योंकि सैडल रीजन का ओरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो ए ही है, और ऐसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो बी है। तो चूंकि जेड का है निकालने के लिए तो लिस्ट मॉडुलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 2y और ग्रेटेस्ट मॉडुलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 8i। आ गया। अब कह रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो
अब यहां से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, से पी कह दीजिए इसको, ये तो हमने बोल दिया है, ठीक है। इस ओपी रे के लेफ्ट साइड में ही पूरे सेंट्रल रीजन का हिस्सा है। तो इस रे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएं, है ना, इस रे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएं तो इसका इंक्लिनेशन ये बढ़ेगा। तो सेडेड रीजन में जाने के लिए आपको उस रे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाना होगा, Yes, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट सेडेड रीजन में है उसका आर्गुमेंट इस पी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। yes, sir. ठीक है, तो P से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है से Z1, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट है, क्योंकि आर्गुमेंट पॉजिटिव कब होता है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में मूव Yes, sir. करवाएंगे, Yes, ठीक sir. है, और वही एंगल उसके आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो P पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका कम से कम पॉजिटिव आर्गुमेंट है, ये थीटा। अब देखिए, अब सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ये सी मैं कह देता हूं इसको। तो CP इज आर रेडियस, और रेडियस कितना है 3, Yes, रेडियस sir. इज 3, ये है, ठीक। तो ये जो आपका OP है, इस OP की लेंथ को आप कह सकते हैं ये 4 यूनिट, OP इज 4 यूनिट, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 3 हो गया, और ये OC इज 5, तो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट। Yes, sir. OP इज 4, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इज 4 आ गया। अब देखिए ये थीटा है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, Z1 इज 4 cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक। तो 4 टाइम्स cos थीटा को क्या लिख लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 प्लस आयोटा sin थीटा कितना होगा 4/5 आ गया, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OP अपॉन OC इज sin थीटा और CP अपॉन OC इज cos थीटा। ये आपका Z1 हो गया, जो तीसरे सवाल का जवाब है, ठीक है। सेकंड देखिए, Yes, sir. अब इधर यहाँ ओरिजिन से इस सर्कल पर इधर में टेंजेंट ड्रॉ, ये वाली टेंजेंट लाइन से Q पर टच कर रही है। तो सर्कल का जो शेडेड रीजन है वो बाकी पॉइंट इस OQ रे के राइट साइड में है, OQ रे Yes, sir. के राइट साइड में है। इसका मतलब कि OQ रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है उसका मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट है, क्योंकि जैसे ही राइट साइड मूव करवाएंगे आर्गुमेंट विल डिक्रीज, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाने से आर्गुमेंट इंक्रीज करता है और क्लॉकवाइज में घुमाने से आर्गुमेंट डिक्रीज करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने मूव किया है, इसलिए आर्गुमेंट विल इंक्रीज। तो OP से इंक्रीज करते करते कहां तक पहुंचा, OQ तक। अब OQ के आगे जाएंगे तो सेडेड रीजन का कांटेक्ट हट गया, इसीलिए Q से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, से इसको मैं Z2 कह दूं, दिस Z2 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर falling within the Saturn region having greatest positive argument, ये फोर्थ का जवाब ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए OP और OQ ये दोनों की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि बाहर के Yes, पॉइंट से sir. सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, द 2 टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। दूसरी बात, इसको ज्वाइंट मैं कर दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ गए। तब देखिए, अब इस Z2 को लिखना चाहें तो लिखा सकता है 4, और ये एंगल भी थीटा है, इसका OQ रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा उसका आर्गुमेंट हो गया 180 माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा
प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आयोटा साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अपने पास में है, इसको लिख करके देखिए। हेलो, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका 4 टाइम्स माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपका हो गया 4 टाइम्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा माइनस 3/5, हाँ वही सेम थीटा है, माइनस ऑफ 3/5 एंड प्लस आयोटा साइन थीटा है आपका 4/5 ये आ गया। तो ये आपका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। समझ गए? तो इस तरह से इन कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। समझ गए कि ठीक है, किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से आर्गुमेंट इंक्रीजेस, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज में जो इंक्लिनेशन मेजर करके आप आर्गुमेंट लिखते हैं डायरेक्टली वही एंगल उसका आर्गुमेंट कहलाता है, उसमें किसी साइन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं तो उसके पीछे माइनस लगाना होता है, तो जाकर के वो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो कि पॉजिटिव आर्गुमेंट का है, तो जैसे ही पॉजिटिव का, तो इसका मतलब यू हैव टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ओपी रे फर्स्ट रे था जो सेडर रीजन को टच करता है, और ओक्यू रे लास्ट रे है जो उसको टच करता है रोटेट होने के दौरान, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के दौरान। इसीलिए ये ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ओक्यू रे है, और ओपी रे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा वो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। ऐसे कहता है कि इफ Z1 lies on mod Z equal to say 12 and Z2 lies on mod Z equal to 5, या mod of
z minus 3 minus 4i equal to 5. ठीक है, z1 lies on mod z equal to 12 and z2 lies on mod z minus 3 minus 4i equal to 5. तो आपसे कहता है कि then find maximum and minimum value of modulus of z1 minus z2. देखिए mod z इक्वल टू 12 या mod z माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 5, ये दोनों का दोनों सर्कल है। तो ये एक फर्स्ट जो है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 12 है ना। फर्स्ट जो आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 12 है। दूसरा है सर्कल जिसका सेंटर 3,4 पर है और रेडियस अपना 5 है। ठीक है, रेडियस इसका 5 है। ये कहानी है। और ये चूंकि ओरिजिन से पास होने वाला ही सर्कल होगा, क्यों? तो 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। यही पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट लिखें तो 3,4 है। ओरिजिन से 3,4 का डिस्टेंस 5 है। तो देखिए अब इसमें Z1 और Z2 जो हमें लेना है, Z1 कहीं इस सर्कल पर लाई करता है, Z1 इस सर्कल पर लाई करता है और Z2 आपका इस सर्कल पर लाई करता है, कहीं भी ये कह रहा है। तो कह रहा है Z1 और Z2 को इस तरह से प्लेस करो जिससे Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस मिनिमम, Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब ये खुली छूट है। ये सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, सर्कल के बीच का मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई एक एक पॉइंट लेकर के और तब उसके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर भी सेंटर टू सेंटर जॉइंट को ही आप बेस बनाएंगे, सेंटर टू सेंटर जॉइंट को एक्सटेंड करिए और बाहर वाले सर्कल पर, बिगर सर्कल पर कोई एक पॉइंट ए ले ले जो अपने इस Z1 को रिप्रेजेंट करता है और इसका करिस्पॉन्डिंग पॉइंट जो बी है छोटे वाले सर्कल पर, ये Z2 को रिप्रेजेंट करता हो। तब दोनों सर्कल के इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, मिनिमम है। किसी और पॉइंट को बी को कहीं और शिफ्ट करें तो डिस्टेंस विल इंक्रीज, ए को कहीं और शिफ्ट करें बड़े वाले सर्कल पर तो डिस्टेंस विल इंक्रीज। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी। इस ए बी एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा ये आपका Z1 माइनस Z2 है। और चूंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है तो इसलिए मॉड Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू भी होगी। मॉड Z1 माइनस Z2 मिनिमम विल बी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 12 माइनस डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का डायमीटर 10 है, ये हो गया 2। तो मॉड Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू हो गई 2। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, देखिए मॉड Z1 माइनस Z2 मैक्सिमम, ये कब आएगा? तो Z1 को यहां ले आइए ए डैश पर, ठीक है। अब ए डैश पर Z1 रहे और Z2 वहीं बी पर ही रहे, तो Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी ये बी ए डैश्ड एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा उसके मॉडुलस है ना। अब बी और ए डैश्ड के बीच का डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम दोनों सर्कल पर एक एक पॉइंट लेकर के जो डिस्टेंस निकालेंगे उन सब में। तो बी ए डैश्ड कितना आएगा? डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल माइनस दिस मिनिमम डिस्टेंस जो बी ए था, 24 माइनस बी ए इज बी ए डैश्ड, तो 22। इससे ज्यादा डिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता है कोई पॉइंट लेकर के।
तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो Z1 और Z2 दोनों एक एक सर्कल पर लाई करता था और कह रहा है उन पॉइंट्स को चेंज कर करके बताओ कि दोनों पर एक एक पॉइंट लें तो किस केस में दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। अब जैसे Z1 जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब A, पॉइंट A का कॉम्प्लेक्स एपिक्स क्या है निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। कैसे? तो OC एरो से, है ना, OC एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, इसे कह सकते हैं आप OC एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, ये आपका है 3 + 4i, 3 + 4i। ठीक, अब इसके अलॉन्ग यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हो, 1 लेंथ का कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ OC ये हो जाएगा 5 + 4i/5। अब क्या करना है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो OA एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा वो आ जाएगा। ये OC एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो ये O, तो OA एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा वो लिख सकते हैं 12 और 3 + 4i और अपॉन 5, ये हो गया। ठीक है, तो जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना उस केस में जो A का पोजीशन है वो इस तरह से आप निकाल लेंगे। यही OB एरो से निकालना हो तो 10 से मल्टीप्लाई डबल कर दीजिए OC को, है ना, मतलब 10 अपॉन यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर अलॉन्ग OC, तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, यही OA डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस लगा लीजिए इसी में, है ना, क्योंकि मॉडुलस तो सेम है, OA = OA डैश है, तो माइनस ऑफ 12 और अपॉन 5 और टाइम्स 3 + 4i, उतना ही पीछे हो जाएगा। सर ये OA और OA डैश कैसे निकाला, फिर से बता दीजिए। OA और OA डैश, देखिए OA के लिए ये OC एरो के अलॉन्ग में ही ये OA है, या OA डैश पीछे की ओर है। C का कोऑर्डिनेट है 3,4, मतलब OC एरो से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा हो जाएगा 3 + 4i, जो यहाँ पर है। ठीक, इसके अलॉन्ग यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो तो मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 लेंथ का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। 3 + 4i अपॉन 5 यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें इसके अलॉन्ग जितने मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए उस मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से मतलब मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट टाइप का आ गया, मतलब वहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट टाइप का, हाँ समझ गई। ठीक है, बस ठीक है, इन सब का यूज करके आप ये काम सब कर सकते हैं, आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो करिए इसको, है ना। ऐसे ही मान लीजिए स्क्वायर में कोई साइड दे दे आपको, और तब कहेगा कि इसके अदर वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट बता दो। जैसे एक मान लीजिए ये 0,0 ये दे दिया, और ये 2,0 या कुछ और ले लीजिए तो आउट हो जाएगा, है ना। 1,1